हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज हम लोग बात करने वाले हैं मंडे का मार्केट आउटलुक। ठीक है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से ये बेसिकली आने वाले वीक में इम्पैक्ट आने वाला है निफ्टी, बैंक निफ्टी में या स्टॉक स्पेसिफिक। तो सारी आज डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरा मंडे का कल का जो मार्केट आउटलुक है उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लास्ट वीक क्या परफॉर्मेंस रही है, सेलिंग में किस में आई है, बाइंग किस में आई है, वो सब भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि लेटेस्ट इंडेक्स लेवल क्या है, यानी कि जो लास्ट वीक क्लोजिंग आई है वो कितनी आई है, 80,711 सेंसेक्स की, और निफ्टी की आई है 24,741 का। मार्केट फिलहाल बहुत ही क्रूशियल लेवल के आसपास है, क्योंकि बेसिकली ये या तो 25,000 या 24,500, तो ये बेसिकली बहुत ही क्रूशियल लेवल है। इन्हीं के आसपास बेसिकली डेफिनेटली मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो आने वाले हफ्ते में बेसिकली बहुत सारे ग्लोबल क्यूज़ हैं, डोमेस्टिक न्यूज़ भी हैं, उनसे डिसाइड होगा आने वाला डायरेक्शन। तो देखते हैं वन बाय वन क्या न्यूज़ हैं, लास्ट वीक का क्या परफॉर्मेंस रहा, सब वन बाय वन। तो टेक्निकल व्यू की बात कर लेते हैं, तो निफ्टी 21 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, तो यानी कि शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज जो कि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, जो कि 24,980 है। ठीक है, तो 21 डीएमए तो एक सपोर्ट जोन दे रहा है, लेकिन डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी आपका 50 डेली मूविंग एवरेज के आसपास है। तो देखने वाला बात है क्या इसको तोड़ेगा, अगर तोड़ेगा तो डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक जा सकता है, और अगर 21 डेली मूविंग एवरेज का जो कि सपोर्ट लिया गया इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली एक डाउन साइड ट्रेंड बन सकता है। आगे बात कर लेते हैं, तो ब्रेकआउट लेवल, तो अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक रैली आएगी, अगर ब्रेकआउट नहीं आया तो बेसिकली रेंज बाउंड रहने की संभावना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखो, कुछ एक्सप्लेनेशन समझ लो कि टेक्निकल ट्रेडर क्या देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, उसी के बेसिस पे एंट्री लेते हैं। तो सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट वो डिमांड जोन होता है जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, मैक्सिमम लोग वहाँ पे बाइंग क्रिएट कर रहे होते हैं। और रेसिस्टेंस सप्लाई जोन होता है, जहाँ बेसिकली अगर प्राइस रुकता है तो उसका मतलब वहाँ एक सप्लाई जोन है, यानी कि वहाँ पे इन्वेस्टर ट्रेडर जो है वह सेलिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो यानी कि सपोर्ट डिमांड जोन होता है जहाँ से प्राइस ऊपर जाने की संभावना होती है, और सप्लाई जोन बेसिकली एक रेजिस्टेंस होता है जहाँ से प्राइस डाउनवर्ड साइड आ सकता है। तो ये ओवरऑल टेक्निकल व्यू है कि 21 डीएमए से तो शॉर्ट टर्म पॉजिटिव दिखा रहा है क्योंकि उसके ऊपर क्लोज दिया है, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज में जरूर है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 24,980 पे है। तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो 25,000 भी अगर ब्रेक कर गया तो एक ऊपर सस्टेन करा तो एक अच्छी रैली आ सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ सेक्टोरल और स्टॉक ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ऑटो सेक्टर तो बेसिकली एक फेस्टिवल डिमांड आ रही हो, बेटर सेल्स डाटा से एक बाइंग सर्वाइवल मिल रहा है। ठीक है, तो ऑटो सेक्टर भी देखने वाला रहेगा अगले वीक कैसा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि फेस्टिवल डिमांड भी आने वाली है और बेटर सेल्स डेटा भी आया है। मिड और स्मॉल का की बात कर लेते हैं, तो इन्वेस्टर का रोटेशन हुआ, यानी कि लार्ज कैप से पैसा ग्रोथ और वैल्यू प्ले में शिफ्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली जो बेसिकली लार्ज कैप थे उन सबका पैसा अब इन्वेस्टर निकाल के कहाँ निकाल लगा रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप में। रीज़न क्योंकि यहाँ पे बेसिकली एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मेंशन हो रही है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रिडिक्ट की जा रही है, तो इसलिए मिड कैप स्मॉल में थोड़ा इन्वेस्टर रोटेशन शो कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ और क्वार्टरली रिजल्ट पर रिएक्ट करते हैं। डेफिनेटली इन्वेस्टर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ के आने वाली, जैसे ऑटो सेक्टर में पता है कि अगले मंथ से बेसिकली एक फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो उस पर बहुत ही अच्छे से नज़र रखेंगे ऑटो सेक्टर पे, और रिजल्ट बेसिस पे भी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहते हैं इन्वेस्टर्स। तो ग्रोथ ओरिएंटेड और जो भी अंडर वैल्यूड कंपनीज़ हैं मिड कैप में, उन सब में ज़्यादा पॉजिटिव आने की चांसेस हैं। तो देखने वाली बात रहेगी कि मिड कैप स्मॉल कैप में कौन कौन सी कंपनीज अंडर वैल्यूड है जिसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। देख लेते हैं लास्ट वीक में क्या रहा। तो लास्ट में बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग किसमें रही, नेटवर्क टेक्नोलॉजी में ब्रेन सॉल्यूशन, गुजरात मिनरल, वोडाफोन आइडिया, स्केप इंडिया, गुजरेज फिलिपींस और अदर आइडिया। तो ये लास्ट में बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इसमें आई थी। ठीक है, तो सेक्टर मोमेंटम और पॉजिटिव बिजनेस आउटलुक की वजह से पहला रीजन। दूसरा, क्वार्टरली रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आने की संभावना है इस वजह से, और हाई ट्रेडिंग वैल्यूम रहा है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली इन शेयर्स में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। कुछ रीज़न, कुछ पॉजिटिव बिजनेस आउटलुक था, क्वार्टरली रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आने की संभावना है, और हाई ट्रेडिंग वैल्यूम भी था जो रिप्रेजेंट कर रहा था कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। तो नेट वेब टेक की जो टेक सेक्टर में डिमांड और आई लिंक ऑप्टिमिज्म की बात हो रही थी। वोडाफोन आइडिया जो कि एफपीओ लाने वाला था, फंडिंग का और 5G रोल आउट एक्सपेक्टेशन की भी उम्मीद है। तो ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग बाइंग का रिजल्ट था। सेलिंग प्रेशर की बात कर लेते हैं, तो कौन कुछ स्टॉक में सेलिंग कराई लेगा, आईटीसी, एचसीएल, टेक, सीसीएल, टैंक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचयूएल, लार्नर, टर्बो। तो इन सब में सेलिंग प्रेशर है। रीज़न क्योंकि आईटी सेक्टर वीकनेस है। क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट में डिमांड सॉफ्ट हो गई है और ऑर्डर ग्रोथ पर अब एक खतरा मंडरा रहा है। तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर एक वीकनेस शो कर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है क्योंकि हाई वैल्यूएशन के बाद ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो इसमें सेलिंग प्रेशर आई थी। एचयूएल एक डिफेंसिव था, जो कि एफएमसीजी एक ग्रोथ स्लो डाउन हुआ इसलिए थोड़ा डिफेंसिव मोड में था। तो स्ट्रॉन्ग बाइंग का रीज़न समझ लिया कहाँ पे क्यों थी, और यहाँ पे इन सब में सेलिंग प्रेशर था क्योंकि बेसिकली एक यूएस मार्केट का डिमांड सॉफ्ट होने की वजह से ग्रोथ पर, ऑर्डर ग्रोथ पर थोड़ा चिंता आ सकती है, और क्या पता ये हाई वैल्यूएशन के कारण ट्रेडर प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हो, तो हो सकता है दिस आर द सेलिंग प्रेशर रीज़न।
ठीक है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स नेगेटिव न्यूज़ पे स्टॉक बेचते हैं डेफिनेटली। अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक नेगेटिव न्यूज़ आई है तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स क्या होते हैं, उस स्टॉक्स को बेचते हैं। डिफेंसिव स्टॉक पे भी प्रेशर आ जाता है। अगर बेसिकली सेलिंग प्रेशर अच्छी अच्छी कंपनीज में हाई होता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट कुछ छोटे कंपनियों पे भी या डिफेंसिव स्टॉक्स में भी पड़ता है। तो दीज आर द सेलिंग प्रेशर्स कंपनीज। मोस्ट एक्टिव की बात रह सकते हैं तो टर्नओवर लीडर तो ओला इलेक्ट्रिक, नेटवर्क टेक, बीएससी गुजरात मिनरल, वोडाफोन आइडिया, ब्रेंड्स और सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम लीडर की बात कर लेते हैं तो वोडाफोन आइडिया, ओला इलेक्ट्रिक, येस बैंक, जेपी मॉर्गन, सुचलॉन और टाटा टाटा, जीएमडीसी। तो ये बेसिकली वॉल्यूम लीडर्स थे लास्ट वीक। ये सब टर्न अराउंड लीडर थे। ठीक है। तो हाई एक्टिविटी का मतलब होता है मतलब इन सब में बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म हुई, यानी कि इसका रीज़न हो सकता है तो क्वार्टरली रिजल्ट या न्यूज़ ट्रिगर करा है, इस वजह से इसमें ज़्यादा इतना वैल्यूम क्रिएट हुआ है। और इन्वेस्टर का सेंटीमेंट भी दिखाता है कि अगर इसमें वैल्यूम ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट या तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो रिटेल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा हो जाता है जब टर्न डाउन लीडर या वैल्यूम लीडर में जो स्टॉक्स आते हैं। ग्लोबल मार्केट का इन्फ्लुएंस देख लेते हैं तो डेफिनेटली यूएस डाटा पे वीक आया जिसकी वजह से फेड रेट कट का एक्सपेक्टेशन हाई हो गया। ठीक है। यूएस जॉब डाटा जो था वो थोड़ा वीक आया है तो हो सकता है फेड रेट कट कर दे, ऐसे एक्सपेक्टेशन मानी जा रही है। सेकंड यूरोप कॉजेन तो माइक्रो अनसर्टी, ऑयल प्राइसेस गिरने से एनर्जी स्टॉक्स वीक हो रहे हैं। ठीक है। तो यूरोप के कॉजेस की बात कर लेते हैं तो बहुत सारी माइक्रो अनसर्टिनिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है और ऑयल प्राइस के गिरने की वजह से स्टॉक्स जो हैं एनर्जी वाले वो थोड़ा वीक शो कर रहे हैं। एफ का बिहेवियर भी इसी वजह से डिसाइड होता है। ठीक है। तो इंडियन मार्केट सेंटिमेंट डायरेक्टली इंपैक्ट करता है एफ का बिहेवियर। तो जबकि डेफिनेटली देख रहे हो कि एफ कंटिन्यूसली लास्ट मंथ 2 मंथ से 3 मंथ से कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं तो उसका भी एक सेंटिमेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है स्टॉक मार्केट में। तो दीज आर द इन्फ्लुएंस या ग्लोबल इवेंट जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में रिएक्शन अगले वीक या अगले मंडे या इस मंडे आ सकता है। कुछ और बात कर लेते हैं तो ग्लोबल इवेंट जैसे एफएड पॉलिसीज, ऑयल प्राइसेस, जियो पॉलिटिकल रिस्क और एफआई फ्लो के इम्पैक्ट करते हैं जिससे मार्केट का एक ट्रेंड डिसाइड होता है। डेफिनेटली ये सब की वजह से एफआई बेचते हैं तो डेफिनेटली एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है और अगर ये इवेंट सपोर्ट करते हैं तो एफआई बाइंग भी क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से एक अपसाइड ट्रेंड भी स्टार्ट हो जाता है। सेंटिमेंट की स्टेट की बात करें तो मार्केट एक न्यूट्रल टोन में है, यानी कि मार्केट लगातार 24,500 से 2500 के बीच में 25,000 के बीच में रेंज बाउंड है। ठीक है। तो एडवांस ज़्यादा है डिक्लाइन से। 52 वीक हाई 135 स्टॉक्स थे और जो लो लगाए हैं 52 का वो बेसिकली 64 स्टॉक्स है। तो हाई लो सेंटिमेंट ये करता है कि ज़्यादा हाई का मतलब होता है कि मार्केट में उन स्टॉक्स में कॉन्फिडेंट हाई है और ज़्यादा लो होता है यानी कि उनमें प्रेशर ज़्यादा है स्टॉक्स में। तो आउटलुक और स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट मूव 25,000 के ऊपर ही ब्रेकआउट पर डिपेंड करेगा। अगर डेफिनेटली निफ्टी ने 25,000 पे ब्रेकआउट देके एक सस्टेन लेवल दिखाया तो एक ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर वहाँ पे एक ट्रेंड डिसाइड हो जाएगा। अदरवाइज तो बेसिकली कंसोलिडेशन फेज में भी रहने की संभावना है अगली वीक जो कि 24,500 से 25,000 के बीच में रहेगा। ठीक है। डेफिनेटली स्ट्रेटजी होगी बाय ऑन डिप रखो और रैलीज में सेल मारो। मिड स्मॉल का में सेक्टर रोटेशन होने की संभावना है और यूएस डाटा भी क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा जो भी आने वाला है। कंक्लूजन और की पॉइंट्स यही हैं कि बेसिकली निफ्टी रेसिस्टेंस के आसपास है तो कॉशियस मोड रखिए अपने आप को। तुरंत बाइंग भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल ना हो जब तक कि एक अच्छा ब्रेकआउट ना आए। ट्रेंडिंग सेक्टर, एक्टिव स्टॉक, ग्लोबल क्यूज को क्लोजली मॉनिटर करो। ठीक है। शॉर्ट टर्म में लेवल इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म में बेसिकली सेक्टर और कंपनीज और जो भी रिजल्ट आने वाला है उनके बेसिस पे इन्वेस्ट होगा। तो शॉर्ट टर्म वॉलिटी के लिए टेक्निकल जरूरत है लेकिन इन्वेस्टर के लिए फंडामेंटल से डिसीजन लेना ज़्यादा बेटर होता है। सो दिस ऑल आर द इन्फॉर्मेशन जो कि अगले वीक के लिए मार्केट डिस आउटलुक है। तो डेफिनेटली इसमें कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं हो, जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली सोर्स से दी गई है। सोर्स इन द सेंस डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स, फाइनेंस वेबसाइट से। ठीक है। तो ये कोई भी मेरी तरफ से न्यूज़ नहीं है। डेफिनेटली ये पूरी जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है डेफिनेटली मैंने कलेक्ट की है डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंस वेबसाइट से। ठीक है। तो इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली एक वेबसाइट के थ्रू या हम कह सकते हैं फाइनेंस वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू कलेक्ट करके बताई गई है। तो इसको कोई भी एक जनरल पर्सपेक्टिव मत समझना। ठीक है। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक में। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के जरूर सलाह लें। ठीक है। सो दिस इज जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशनल पर्पस वीडियो। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।